किसी दूर गांव में, जहां जीवन सिर्फ मेहनत और पसीने से चलता था, वहां एक किसान हरिया अपने छोटे से खेत में काम करता था। सूखा पड़ने से उसकी फसलें मुरझा चुकी थीं और उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसका भाग्य बदल सके। बस थोड़ा सा पानी और अच्छा मौसम मिल जाए तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। भगवान से यही दुआ है। परंतु गांव में सूखा पड़ा हुआ था। हरिया का सपना दूर हो रहा था और वह सोचने लगा था कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। उसके खेत सूख चुके थे और जीवन की उम्मीद भी धुंधली होती जा रही थी। एक सीधा साधा किसान रोज खेत जोतता और हर शाम खाली झोली लेकर लौटता, पर हर बार उसके घर की चौखट पर मुस्कुराहट लिए खड़ी होती उसकी पत्नी गौरी। इस बार भी फसल मुरझा गई गौरी, अब क्या होगा? खेती बिगड़ गई तो क्या हुआ? जब तक तू थक नहीं गया तब तक किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। गौरी सिर्फ हरिया की पत्नी नहीं थी, वो उसका हौसला थी और मुश्किल वक्त में उसका सबसे बड़ा सहारा। एक दिन हरिया अपने खेत के पास पुराने जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह थका हारा और निराश था। तभी उसने देखा एक विशाल और रहस्यमयी पुराना पेड़ उसकी आंखों के सामने खड़ा था। हरिया की नजर जैसे उस पेड़ पर रुक गई। वो पेड़ सिर्फ बड़ा नहीं था, उसमें कुछ था जो खींचता था, बुलाता था। हरिया पेड़ के पास जाता है, हाथ बढ़ाता है, तभी पीछे से धीमी आवाज आती है, ठहर जा, उस पेड़ को छूने से पहले उसकी कहानी सुन ले। आप कौन हैं और इस पेड़ को देखने पर मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मैं वो हूं जो इस जंगल की सांसों को सुनता है। और ये पेड़, ये कोई आम पेड़ नहीं है बेटा। ये उस वक्त का है जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे को समझते थे। क्या ये कोई जादुई पेड़ है? हाँ, पर इसकी जादूगिरी वरदान से ज्यादा इम्तिहान है। जो इसका फल तोड़ेगा उसे अपनी किस्मत के फैसले खुद बदलने होंगे। और अगर दिल साफ न हुआ तो ये पेड़ अपना शाप भी दे सकता है। हरिया पेड़ को देखता है, थोड़ी देर सोचता है और फिर पीछे हट जाता है। उस दिन हरिया कुछ नहीं बोला, पर उसके अंदर कुछ जाग गया था। एक उम्मीद या शायद एक तूफान जो आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाला था। थक गया ना आज फिर? खेत में कुछ मिला भी? न खेत में कुछ मिला, न जंगल में लकड़ी, लेकिन एक पेड़ मिला गौरी। बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग। पेड़? कैसा पेड़? बिल्कुल अकेला खड़ा था और जैसे खुद मुझे देख रहा हो। मैं पास गया तो एक बाबा मिले। उन्होंने कहा वो पेड़ जादुई है, फल देता है, लेकिन उसका फल इम्तिहान भी लेता है। हरिया, कहीं वो माया तो नहीं? जंगल की चीजें दिखती कुछ हैं, होती कुछ और हैं। पता नहीं गौरी, लेकिन उस पेड़ को देखकर लगा जैसे किस्मत कुछ कहना चाहती है। शायद यही कोई रास्ता है हमारे सूखे खेतों के लिए। तो अगर किस्मत बोल रही है तो सुन हरिया, लेकिन जल्दबाजी मत करना। मैं तेरे साथ हूं, पर सोच समझ कर चल। उस रात चूल्हे की धीमी आंच पर सिर्फ रोटियां नहीं सिक रही थीं। एक फैसला भी पक रहा था जो हरिया और गौरी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। इस बार की फसल भी सूखी पड़ी है। अब तो बच्चे तक भूखे सोने लगे हैं। और ऊपर से सरकार से कोई मदद नहीं। अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं। रामू का छोटा बेटा कल रात भूख से चल बसा। एक रोटी तक नहीं थी घर में देने को। चारों तरफ सन्नाटा। हरिया वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, उसकी आंखें भीग जाती हैं। हरिया ने बहुत कुछ सहा था, पर आज किसी और का दर्द उसे भीतर तक झकझोर गया। उसने तय कर लिया, अब और इंतजार नहीं।
अगर उस पेड़ में वाकई कोई ताकत है तो अब वक्त आ गया है उसे आजमाने का। कम से कम एक कोशिश तो बनती है सबके लिए। बाबा, आज फिर आया हूं, लेकिन अब हाथ खाली नहीं, इरादा लेकर आया हूं। मैं उस फल को लेना चाहता हूं अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए। तू जानता है बेटा, ये फल किस्मत को बदल सकता है, लेकिन कीमत भी वही किस्मत मांग सकती है। क्या तू तैयार है उस हर बदलाव के लिए जो इसके बाद आएगा? मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांग रहा हूं। अगर इस फल से किसी की रोटी बन सकती है तो मुझे मंजूर है। फिर जा, ले जा इस पेड़ का फल, लेकिन याद रखना, जहां शक्ति है वहां जिम्मेदारी भी है। तेरे मन की नीयत साफ हो तो ये फल तुझे रास्ता दिखाएगा। हरिया ने सिर्फ एक फल नहीं तोड़ा था, उसने एक वादा तोड़ा था अपने डर से, अपनी हार से। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जिसने मुझे छुआ वो अब साधारण नहीं रहा। फल तेरा हो सकता है, पर अंजाम सबका होगा। सावधान, ये वरदान है या परीक्षा तुझे ही तय करना है। हरिया चौंकता है, लेकिन फिर भी अपने इरादे पर अड़िग रहता है। उसकी मुट्ठी में फल और आंखों में हिम्मत होती है। हरिया के हाथ में एक साधारण फल था, पर उसकी नीयत असाधारण थी। उसके हर कदम के साथ जैसे भाग्य खुद उसकी राहें बुने जा रहा था। इतनी रात गए कहाँ था तू? कुछ खाया भी नहीं तूने। ये थैला क्या है? ये वही फल है गौरी, जिस पेड़ की मैंने तुझसे बात की थी, उसी का। बाबा ने इजाजत दी। अब देखना क्या होता है। ये कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। इतना अलग दिख रहा है ये फल। कुछ नहीं होगा गौरी। कल सुबह मैं इस फल को खेत में बो दूंगा, जैसे हम बीज बोते हैं। शायद इससे नई शुरुआत हो। उस रात न चमत्कार हुआ न कोई जादू, पर भरोसे की मिट्टी में उम्मीद का बीज जरूर गिरा था। अब सुबह कुछ नया उगने वाला था। सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, पर आज मिट्टी भी जैसे इंतजार में थी उस एक बीज के, जो सिर्फ फल नहीं, एक नई किस्मत था। हरिया हाथ में फल लेकर खेत की मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा करता है, फिर बहुत ध्यान से उसे गाड़ देता है और ऊपर से मिट्टी डालता है। अगर मिट्टी साथ दे तो बीज को पेड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें धरती को छू रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट हल्की हवा में गूंज रही है। हरिया खेत की ओर बढ़ता है जैसे रोज जाता है, पर आज कुछ अलग है। देखें, आज भी वही सूखी जमीन होगी या कोई चमत्कार। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं। ये कैसे हो गया? जहां कल तक सूखी दरारों से भरी जमीन थी, वहां अब पूरी खेत में ताजी हरी सब्जियां लहलहा रही थीं। बैंगन, भिंडी, लौकी, टमाटर, मिर्च, सब कुछ जैसे रातों रात उग आया हो। पौधों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। हरिया दौड़ता है। गौरी, जल्दी आ, ये सपना है या हकीकत? गौरी दौड़ती हुई आती है और दृश्य देखकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। हरिया, ये तो खेत नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद लग रहा है। धीरे धीरे सारे गांव वाले हरिया के खेत की ओर खींचते चले आए, जैसे किसी ने पूरे गांव को पुकारा हो। हर चेहरा हैरान था और हर आंख में सवाल चमक रहा था। अरे हरिया, ये तूने कैसे कर दिखाया? कल तो ये जमीन बंजर थी, अब तो इसमें जीवन नाच रहा है। आओ भाइयों बहनों, ये खेत सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो हम सबका है। भगवान ने दिया है तो सब मिलकर खाएंगे। जिस खेत में कभी भूख पलती थी, आज वही खेत सबके हिस्से की रोटी बन गया। हरिया ने दिखाया कि असली चमत्कार फसल में नहीं, दिल में होता है, जो बांटना जानता है। सच्चे दिल से किया गया कर्म हमेशा फल देता है।
अब ये खेत सिर्फ तुम्हारा नहीं, गांव की उम्मीद है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जहां मिट्टी के घर थे, हरियाली फैली हुई थी और एक सजीव बाजार हमेशा लोगों की चहलकदमी से गुलजार रहता था। उसी गांव में रहता था भीमा, एक मेहनती लकड़हारा। वह रोज सुबह लकड़ी काटने जंगल जाता और फिर बाजार में उन्हें बेचने की कोशिश करता। उसका सबसे करीबी दोस्त था राजू, जो उसी बाजार में अनाज की दुकान चलाता था। भीमा की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। लकड़ी के दाम गिर गए थे और ग्राहक कम होते जा रहे थे। एक दिन जब धूप अपने चरम पर थी, भीमा भरी लकड़ियों की गाड़ी लिए बाजार पहुंचा। पसीने से तरबतर वह अपने लकड़ी के ढेर को बिछाकर बैठ गया। पर शाम तक भीमा की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। आज भी कोई खरीदार नहीं आया। तू परेशान मत हो भाई, मुसीबतें तो आती जाती हैं, पर तुझे हार नहीं माननी चाहिए। अब क्या करूं राजू, लकड़ी बेचकर पेट पालना मुश्किल हो गया है। सोचता हूं कोई दूसरा काम करूं। कल तू मेरे साथ दूसरे गांव चल, वहां बड़ा बाजार लगता है, शायद कुछ अच्छा हो। भीमा ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वह अपने गट्ठर को लेकर घर लौट आया। रात को भी उसे चिंता ने सोने नहीं दिया। अगली सुबह भीमा जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी चाल धीमी थी और मन बोझिल। जब वह पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी चमकती चीज जमीन पर दिखी। पास जाकर देखा तो वह एक पत्थर की चिड़िया थी, बड़ी ही सुंदर और अद्भुत। ऐसा लगता था जैसे वह पत्थर की न होकर किसी जादू से बनी हो। ये क्या है? पत्थर तो है, मगर इसकी आकृति तो जैसे किसी चिड़िया जैसी है। वह पत्थर को हाथ में उठाता है। चिड़िया की मूर्ति ठंडी है, मगर जैसे ही वह उसे छूता है, एक हल्की सी कंपन महसूस होती है। वह चिड़िया को घर ले आया और अपने कमरे में रख दिया। रात को जब वह सोने ही वाला था, तभी चिड़िया अचानक बोलने लगी। धन्यवाद भीमा, तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और किसी समय एक परी थी, लेकिन लालचियों ने मुझे पत्थर बना दिया था। तुमने मुझे छूकर मेरी मुक्ति कर दी। तू बोलती है, ये कैसे हुआ? तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले इंसान की छुअन ने मेरे श्राप को तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तू मेरी मदद क्यों करेगी? मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। तुम्हारा दिल बड़ा है भीमा, अब से मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करूंगी। अगले ही दिन जब भीमा चिड़िया के साथ नए बाजार गया, तो वहां कुछ बदला बदला सा था। उसकी सारी लकड़ियां तुरंत बिक गईं। लोग उसकी ईमानदारी और अच्छी लकड़ी की तारीफ करने लगे। अरे भीमा, आज तो तेरी लकड़ी हाथों हाथ बिक गई। ये कैसे हुआ? शायद किस्मत बदल रही है राजू। अब रोज का यही हाल होने लगा। भीमा की हालत सुधरने लगी और उसके मन में चिड़िया के लिए आदर और प्यार बढ़ता गया। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। वे हर शाम साथ बैठते, बातें करते और एक दूसरे के जीवन के बारे में सोचते। भीमा, तुम हमेशा अकेले रहते हो, क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? भीमा कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसकी आंखों में एक पुरानी पीड़ा तैर गई। वो दूर क्षितिज की ओर देखने लगा, मानो कुछ भूले हुए चेहरों को फिर से खोज रहा हो। एक छोटा सा परिवार था मेरा। एक पत्नी थी राधा और एक नन्ही बेटी गुड़िया। बहुत खुश रहते थे हम, जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में। फिर क्या हुआ? एक साल पहले बारिश का मौसम कुछ ज्यादा ही बेरहम था। पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, हमारी झोपड़ी भी मिट्टी में दब गई। मैं लकड़ियां लेने गया था और जब लौटा
सब खत्म हो चुका था। भीमा की आवाज भर्रा गई। मुझे माफ करना भीमा, मैं तुम्हारे घाव को रेदना नहीं चाहती थी। नहीं चिड़िया, तुम्हारे पूछने से तकलीफ नहीं हुई, बल्कि आज बहुत दिन बाद दिल हल्का हुआ है। तुमने मुझे इंसान जैसा महसूस कराया है, वरना मैं तो बस एक परछाई बनकर जी रहा था। तुम अकेले नहीं हो भीमा, जब तक मैं हूं मैं तुम्हारी दोस्त हूं, और जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। भीमा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। अब भीमा और चिड़िया के बीच की दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। भीमा की दिनचर्या पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर स्थिरता थी और उसके बोलों में थोड़ी उम्मीद। कुछ दिनों बाद एक शाम जब वे अपने पसंदीदा पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, चिड़िया ने धीरे से पूछा, भीमा, क्या कभी सोचा है कि क्यों ना तुम अपनी लकड़ियों के लिए एक छोटा सा गोदाम बना लो? भीमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। गोदाम? मैं तो रोज लकड़ी काटता हूँ, सीधा ले जाकर बाजार में बेच देता हूँ। गोदाम क्यों? चिड़िया ने शांति से जवाब दिया, सोचो, अगर तुम हर रोज कुछ लकड़ियां अलग रखो, अच्छी, सूखी और मजबूत, और उन्हें एक जगह जमा करो, तो जब बाजार में कीमत अच्छी हो तब एक साथ बेच सकोगे। तुम खुद दाम तय कर सकोगे, मजबूरी में नहीं बेचोगे। भीमा गहरी सोच में डूब गया। तुम ठीक कहती हो। अगर मेरे पास लकड़ियों को रखने की जगह हो तो मैं जल्दी में कम कीमत पर क्यों बेचूं? चिड़िया ने फिर कहा, गांव के बाहर जो टूटी झोपड़ी है वहां जगह खाली पड़ी है, तुम उसे साफ करो और कुछ बांस और टीन की चादरों से एक अस्थायी गोदाम बना सकते हो। खर्च ज्यादा नहीं आएगा। भीमा ने सिर हिलाया। हाँ, मजदूरी मैं खुद कर लूंगा। बांस तो जंगल से आ जाएगा और धीरे धीरे गोदाम तैयार हो जाएगा। चिड़िया मुस्कुराई। यही तो बात है भीमा, मेहनत तो तुम हमेशा करते हो, बस अब थोड़ा समझदारी से भी करो। मेहनत और योजना जब साथ हो तभी इंसान आगे बढ़ता है। भीमा पहली बार किसी योजना पर सोच रहा था और उसे अच्छा लग रहा था। ठीक है चिड़िया, कल से शुरुआत करूंगा। अब लकड़ी बेचने वाला सिर्फ मजदूर नहीं, सोच वाला इंसान बनेगा। शाम ढलते ढलते एक छोटा पर मजबूत गोदाम खड़ा था, बिना किसी मदद, बिना किसी उधार के, सिर्फ मेहनत से बना हुआ। चिड़िया पास के पेड़ पर बैठी सब देख रही थी। जैसे ही भीमा बैठा, वो पास आई। भीमा, ये तो कमाल कर दिया, एक दिन में ही तैयार कर दिया। भीमा ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल ठान ले तो हाथ रुकते नहीं चिड़िया। ये मेरा पहला कदम है अपने भविष्य की ओर। अब तुम सिर्फ लकड़ी बेचने वाले नहीं हो, अब तुम अपने जीवन के मालिक हो। अब गोदाम में रोज नई लकड़ियां आती, रोज खरीदारों की भीड़ लगती। भीमा ने नाप तौल में ईमानदारी और व्यवहार में नरमी से सबका दिल जीत लिया। भीमा भाई, अब आपकी लकड़ी नहीं, भरोसा खरीदने आते हैं हम। भरोसा ही असली पूंजी है। पास ही चिड़िया पेड़ पर बैठी देख रही थी, गर्व से। भीमा ने गांव के 2 गरीब युवकों को अपने साथ काम पर रख लिया। तुम्हारे जैसा मेहनती कोई नहीं, आओ मिलकर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उसका गोदाम छोटा पड़ने लगा। गांव का प्रधान भी एक दिन आया। भीमा, अब तुम्हारा नाम पूरे इलाके में लिया जा रहा है। गांव की ओर से तुम्हें उद्यमी सम्मान मिलेगा। भीमा भावुक हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, पर पैर जमीन पर। अब गांव के युवा बेरोजगारी से नहीं जूझते।
भीमा का गोदाम अब एक छोटी सी कंपनी बन चुका था, भीमा वुड्स, जहां 20 से ज्यादा लोग काम करते। पिताजी, मैं बड़ा होकर भीमा चाचा जैसा बनूंगा। भीमा, अब मेरा समय आ गया है। मुझे जाना होगा। मेरी शक्ति अब मुझे पुकार रही है। मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। तू जा रही है, पर मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तू तो मेरी सच्ची दोस्त बन गई है। तुम अकेले नहीं होगे भीमा। तुम्हारा दिल अच्छा है और अच्छा दिल कभी अकेला नहीं होता। मैंने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी है। अब तुम्हें खुद आगे बढ़ना है। भीमा ने चुपचाप सिर झुका लिया। चिड़िया ने उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया और आकाश की ओर उड़ चली। भीमा देर तक उसे जाता देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके दिल में चिड़िया के लिए आभार था। अगली सुबह जब भीमा उठकर दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर उसका खोया हुआ परिवार खड़ा था। बीवी, बच्चे, सबके सब सालों पहले जो बिछड़ गए थे, अब लौट आए थे। भीमा समझ गया, यह उसी चिड़िया का चमत्कार था। वह दूर जा चुकी थी, पर उसकी कृपा ने उसे वो सब लौटा दिया जो उसने खो दिया था। सुनसान तूफानी रात। नरेश कीचड़ से भरे रास्ते पर चलते चलते थक चुका है। उसे भूख प्यास लगी है। उसे सामने एक चाय की दुकान दिखाई देती है। वह उसकी ओर बढ़ता है। ओ बाप रे, बरसात में तो हालत खराब कर दी, और ऊपर से ये जंगल जैसा रास्ता। पेट भी खाली है। अरे वो क्या, चाय की दुकान लगती है। चलो, भगवान का शुक्र है। नरेश पास आता है एक पुरानी सी झोपड़ी, जिसमें 3 आदमी बैठे हैं। एक चाय बना रहा है, बाकी 2 बातें कर रहे थे। राम राम भैया, चाय मिलेगी क्या? बारिश की वजह से तो हालत ही बुरी हो गई है। हाँ हाँ बाबूजी, मिल जाएगी। बारिश में चाय न मिले तो जिंदगी अधूरी लगती है। आओ बैठो, मुसाफिर लगते हो। कहाँ से आ रहे हो? बरेल गांव से, दोस्त की शादी में आया था। अब बस पकड़नी है, अगली जगह जाना है, पर अब तो लग रहा है कि पेट भरे बिना बस नहीं पकड़ी जाएगी। ये कहकर नरेश उनके पास जाकर बैठ जाता है और हरीश चाय बनाने लगता है। कुछ ही देर में हरीश चाय बना के ले आता है। ठीक कहा बाबू, खाली पेट मुसाफरी भारी पड़ती है। लो चाय लो और थोड़ा सा आराम कर लो। सब मजे से चाय पीने लगते हैं, पर बाहर बारिश अभी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारे गांव की बारिश कुछ पुरानी बातें भी साथ ले आती है। अगर मन करे तो हम तीनों की कुछ कहानियां सुन लो। पुरानी हैं पर सच्ची। हाँ हाँ भैया, ज़रूर। वैसे भी बाहर तो बारिश हो रही है, और कहानियां सुनने में मज़ा भी आएगा और समय भी बीत जाएगा। बहुत साल पहले मैं यहीं चाय बेचता था। एक रात बारिश ऐसी ही हो रही थी। एक औरत आई थी, अकेली, भीगी हुई। कहने लगी उसका बच्चा बीमार है, गांव से डॉक्टर बुलाना है। मैंने अपना साइकिल दिया और वो चली गई। फिर वो कभी नहीं लौटी, और अगली सुबह मेरा शव उसी रास्ते में पेड़ से लटका मिला। कहते हैं मैंने खुदकुशी की, पर मेरी तो कोई वजह ही नहीं थी। अरे फिर वो औरत? आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो औरत कौन थी। अरे ये तो कुछ नहीं, मैं किसानी करता था। एक रात खेत में हल चला रहा था, बिजली कड़क रही थी। तभी देखा दूर एक बच्चा बैठा है, भीगा हुआ, कांप रहा। उसे घर ले आया। माँ ने कहा कि वो बच्चा तो 3 दिन पहले मर गया था। मैं हंस पड़ा, पर उसी रात मेरी माँ की मौत हो गई, और अगली सुबह मेरी आंखें कभी नहीं खुली। हे भगवान, तो ये बच्चा? कहते हैं कुछ आत्माएं अपने साथ किसी को ले जाती हैं। शायद मुझे भी ले गई। अरे ये कोई कहानी है? भाई तुम मेरी कहानी सुनो। मैं डाकिया था, चिट्ठियाँ लेकर दूर दूर तक जाता था। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अपने मरने का समय जानने वाला इंसान समय से पहले मर जाता है। मैं हंस दिया उस पर अगले दिन मेरी डाक में मेरे ही नाम की एक चिट्ठी थी और पता लिखा था,
श्मशान घाट। उसी शाम बिजली गिरने से मैं मर गया। क्या मतलब, ये सब कैसे? आप सब तो जिंदा हो, कहानियों में खुद को ही मार रहे हो। हमारे जैसे कई हैं जो अभी इस दुकान पर बैठते हैं, कहानियां सुनाते हैं, इंतजार करते हैं किसी के आने का। अरे भैया, सच में डर लगने लगा। वैसे भी मुझे बस स्टॉप जाना है। चाय बहुत बढ़िया थी और कहानियाँ तो और भी ज़्यादा। अब बारिश भी हल्की हो गई है, मैं चलता हूँ बस स्टॉप, मेरी बस निकल जाएगी। ये बोलकर नरेश वहां से चल पड़ता है। अरे अजीब पागल थे तीनों, पर हाँ, कहानियाँ बढ़िया सुनाई, चाय के भी मज़े ले लिए और कहानियाँ सुन के टाइम पास भी अच्छा हो गया। वह उन तीनों की बातों को सोचता हुआ बस स्टॉप पहुंच जाता है। बाप रे, आखिरकार पहुंच ही गया। अरे चाचा, राम राम, बस पकड़नी है बरेल गांव के लिए। बस कब तक आएगी? बस तो रात को कोई नहीं है, तू यहाँ नहीं रह, रात को कोई भी यहाँ नहीं आता। चला जा और सुबह आना। अरे चाचा, आप तो डराने लगे। मैंने तो सोचा था कि बस स्टॉप पर कोई मस्त आदमी मिलेगा, आप तो बिल्कुल डर का माहौल बना रहे हैं। बेटा, ये बस स्टॉप अब मुसाफिर कम और साये ज्यादा देखता है। पहले यहाँ चहल पहल होती थी, अब तो सिर्फ इंतजार है, और वो भी ऐसे लोगों का जो लौटते नहीं। अरे चाचा, आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक लगता है। वैसे ऊपर से एकदम पुरानी हिंदी फिल्म के बूढ़े बाबा लगते हो। तू जानता नहीं, यह वही जगह है जहाँ 3 साल पहले एक लड़का बैठा था, ठीक इसी बेंच पर। उसे भी बस पकड़नी थी, बारिश हो रही थी। एक औरत आई थी सफेद साड़ी में, वो उसके पास बैठी और बात करने लगी। सुबह जब लोग आए तो वो लड़का मर चुका था। वाह चाचा, अब तो मैं तय कर रहा हूँ कि आपको फिल्म में लेना पड़ेगा डर का ठेकेदार। वैसे बस तो कल आएगी, तब तक यहाँ बेंच पर बैठकर रात काट लेता हूँ। तो बैठ जा बेटा, पर अगर रात में कोई तुझे ताकता दिखे, कोई पास आकर सिर्फ देखता रहे, तो समझ लेना वो इंसान नहीं है। और अगर तुझे लगे कि हवा में कोई हल्की सी सरसराहट है, तो कान मत देना, बस आंखें बंद कर लेना। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और नरेश उसी बेंच पर लेट गया। कहाँ फंस गया, ना बस है और ना ठिकाना। वो बूढ़ा भी कुछ अजीब सा था, हंस भी रहा था और डरा भी रहा था। कौन है वहां पर? कौन चल के आया? ओह अच्छा, ये हवा के कारण हुआ होगा। एक तो हवा भी इतनी तेज चल रही है। वह लेटने की बजाय बैठ जाता है और रात के गुजरने का इंतजार करता है। अरे कौन है वहां? अभी तो कोई नहीं था। कहीं वो बूढ़ा फिर से वापस तो नहीं आ गया? उसे फिर से चलने की आवाज आई, जैसे कोई बस स्टॉप के पीछे चलकर जा रहा हो। कुछ तो है, कुछ तो गलत है इस जगह में। शायद वो बूढ़ा सही बोल रहा था, तू अकेला नहीं है। बस स्टॉप के सब तरफ देखने के बाद नरेश वापस बेंच पर आकर बैठ जाता है। वो तीनों जो चाय की दुकान पर मिले थे, वो वहां आते हैं। अरे तुम लोग फिर से? अजीब बात है, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? हम तो यहीं थे, इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हम भी तुम्हारे जैसे ही थे मुसाफिर, पर मंजिल तक कभी पहुंच ना सके। हम तो बस तुमको देखने आए हैं। हमें लगा कि तुम यहाँ बैठकर अकेले हो गए होगे। अब तू भी यहीं रुक जा, सफर बहुत लंबा हो गया तेरा, अब विश्राम कर ले। वैसे भी नरेश, घर जाके क्या ही मिलेगा? हमें देख, यहाँ पर रहकर ही अपना टाइम काट रहे हैं। अरे अरे, ये क्या बात हुई भाई? मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ, विश्राम तो घर जाकर ही करूँगा। तेरा घर तो अब यही है, अब तू हमारे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाने देंगे हम अब तुमको। इतने समय बाद हमारे साथ बैठकर किसी ने चाय पी है। क्या बकवास कर रहे हो? ये मजाक का समय नहीं है। तुम लोग मुझे क्यों रोकोगे घर जाने से? मैं तो अपने घर जाकर ही आराम करूँगा। तभी तीनों अपने इंसानी रूप से बाहर आ जाते हैं, पैर भी जमीन से नहीं लगे हुए। नरेश अब पहचान गया था कि वो आत्माएं हैं, इंसान नहीं। कोई है, कोई बचाओ।
वो लोग इंसान नहीं हैं। हे भगवान। नरेश वहां से बचकर भाग रहा होता है, तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। चुप रहो, भागो यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था तुमसे यहाँ पर मत आओ। यहाँ से थोड़ा आगे एक मंदिर है, वहां पर शायद वही एक रास्ता है बचने का। वो कौन है? क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, अगर तुम्हें बचना है तो पीछे मंदिर की तरफ वाले रास्ते से भागो, जल्दी। वो दोनों मंदिर वाले रास्ते की ओर भागते हैं और वो साए उनके पीछे पीछे आते हैं। रुक जा नरेश, तेरा अब ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं है। तू अब हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता है। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुशी से हमारे हवाले सौंप दे। तुमको मरने में कम दर्द होगा। वो बूढ़ा आदमी और नरेश मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वो साए बाहर ही रुक जाते हैं। बाहर आ, तू यहां से। अगर तू बाहर नहीं आया तो तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। तू हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकता रहेगा। आखिरी बार बोल रहा हूं, तू बाहर आ जा। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। ये बात तुम भी जानते हो, जब तक हम मंदिर के अंदर हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नरेश, तू इनकी बातों में मत आना। जब तक तू भगवान की शरण में है ये तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चाचा, क्या ये हर रात ऐसे ही लोगों को मारकर अपना शिकार बनाते हैं? शुक्र है भगवान का मैं बच गया, वरना आज मारा जाता। धन्यवाद चाचा, आपकी वजह से मैं आज बच गया। अभी मैं चलता हूँ। बेटा, रात की खामोशी और वीरान रास्ते इंसान को कई बार निगल जाते हैं। आगे से किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करना है। क्या पता वहां पर कितना खतरा हो। ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। हर रात कोई न कोई मुसाफिर आता और वहीं पर रह जाता। हाँ, चाय भी मिलेगी और कहानियां भी।